have started the recording as well. Sama, you have raised the question, I believe. जी, Sama, कुछ कहना चाहेंगे आप? अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वर्क। अच्छा, आप लोगों में से आई थिंक सो कुछ लोग लास्ट लेक्चर में आए होंगे और कुछ नहीं आए होंगे, सो आई एम गोइंग टू रीकैप व्हाट द थिंग्स दैट वी वर डूइंग। हम जो लास्ट टाइम जो काम कर रहे थे उसको थोड़ा सा रीकैप करते हैं और डिस्कस करते हैं कि सिंक्रोनाइजेशन किस चीज़ का नाम है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का क्या मतलब होता है। तो हमने कहा था कि हमारे पास अगर हम बात करें, यहाँ पर हमारे पास पॉइंटर, हाँ। सो इफ वी टॉक अबाउट इट, अच्छा इसके अंदर नहीं है स्क्रीन में। अच्छा, वी टॉक्ड अबाउट इट दैट इफ वी हैव मल्टीपल प्रोसेसेस, इफ वी हैव लाइक हमारे पास यहाँ पर ये प्रोसेस है P1 के नाम से या P के नाम से। मेरे पास यहाँ पर असल में मार्कर जो है वो नहीं है उस तरह का, लेकिन आई होप कि काम चल जाएगा हमारा। इफ आई हैव डिफरेंट प्रोसेसेस, अगर हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस हों और हर प्रोसेस जो है वो अपने मल्टीपल थ्रेड्स जो है वो भी मेंटेन करता हो, ठीक है ना, यानी कि एक प्रोसेस P1 है, एक प्रोसेस P2 है, और फिर इस फर्दर ऑन इस प्रोसेस के मल्टीपल थ्रेड्स हैं जो कि रन हो रहे हों। तो देयर इज अ चांस के P1 P2 और इसके जो इंटरमीडिएट थ्रेड्स हैं, दे आर शेयरिंग डेटा विद इन इटसेल्फ, एक दूसरे के साथ डेटा जो है वो शेयर कर रहे हैं या वो कोऑपरेट कर रहे हैं किसी सेंस में। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल शो करता हूँ। मैं ऑल्ट So let me show you an example of that. हमारे पास ये टास्क मैनेजर मैंने आपके साथ शेयर किया है और हम क्या देख सकते हैं इस टास्क मैनेजर में। We can observe that in the task manager we have multiple programs that are running simultaneously. ये हमारे वो सारे प्रोसेसेस हैं जो रन हो रहे हैं। स्पेसिफिकली माइक्रोसॉफ्ट एज के आप देख रहे हैं, वी हैव एटलीस्ट अबाउट 10 और मोर प्रोसेसेस जो हैं, प्रोसेस सिर्फ एज के रन हो रहे हैं और हर एज के प्रोसेस के अंदर अपने मल्टीपल थ्रेड्स हैं जो कि साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो जब भी बात आती है साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन की, तो डेटा शेयरिंग का जो लफ्ज है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेटा शेयरिंग से मुराद मेरी क्या है? डेटा शेयरिंग से मेरी मुराद ये है कि जब आपके 2 या 3 प्रोग्राम मल्टीपली एक ही साथ एक ही वक्त में वो जब शेयर करें, क्या शेयर करें? डेटा को शेयर करें, आपस में शेयर करें, तो उसको हम कहते हैं, मैं जरा शेयर कर दूं, तो उसको हम कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम। यानी कि कंकरेंट एक्सेस हो, जब दोनों का जो डेटा हो वो कंकरेंटली एक्सेस हो, P1 का और P2 का जो डेटा है दे आर बीइंग एक्सेस्ड साइमल्टेनियसली, नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम। यहाँ पर जो है अगर सपोज करें मल्टीपल प्रोसेसेस एक साथ एक्सेस करेंगे तो उसके क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे थोड़े से, अगर आप लोगों को याद हो। तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो है वो डेटा इनकंसिस्टेंसी का आ सकता है। यानी कि अगर आप इंटरमीडिएट स्टेज में छोड़ दें किसी भी टास्क को, तो नतीजा क्या निकलेगा कि दूसरा प्रोसेस उसको मॉडिफाई कर देगा, जिसकी वजह से जो इवेंचुअल रिजल्ट है वो जो है हमारे पास गलत आ जाएगा। इसकी बड़ी आसान मिसाल अगर आपको मैं दूं, आपके पास अगर एक बैंक अकाउंट है, आपके बैंक अकाउंट में रुपीज पड़े हुए हैं, सपोज करें 5,000 रुपए पड़े हुए हैं, ठीक है ना, 5,000 रुपए पड़े हुए हैं, और एक प्रोसेस जो है वो आपके इस 50 रुपए में, लेट सपोज हमारे पास 50 रुपए पड़े हुए हैं, और एक प्रोसेस आया है इजी पैसा वाला और आपके 50 में से वो 10 रुपए जो है वो रिमूव करता है। अगर वो 50 रुपए में से 10 रुपए रिमूव करने के दौरान कोई और इस इंटरमीडिएट रिजल्ट को इस्तेमाल कर ले, तो क्या आपके ख्याल में आपका जो डेटा है वो इनकंसिस्टेंट स्टेज में आएगा या नहीं? पहला सवाल तो मेरा ये आप लोग, आएगा कि नहीं आएगा, क्या ख्याल है? वुड इट बिकम इनकंसिस्टेंट और नॉट? जी, शहजाद एंड जी, क्या ख्याल है आप लोगों का? आयशा, एहतशाम, शहजाद एंड जाहिद। तो हम नोटिस करते हैं कि वी ऑब्वियसली विल हैव अ प्रॉब्लम ऑफ इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी क्यों आएगी? बिकॉज एक ही आपका वेरिएबल है जिसका नाम है अकाउंट बैलेंस का, और वो अकाउंट का बैलेंस अगर इंटरमीडिएट स्टेज में ही आप उसको मॉडिफाई कर दें, देन वी हैव अ प्रॉब्लम। तो हमारा मकसद क्या होगा? हमारा मकसद ये होगा कि कोई हम ऐसा तरीका कार करें जिससे हमारे जितने भी ऑपरेटिंग प्रोसेस हैं वो ऑर्डरली एग्जीक्यूट करें। यानी कि इसी 50 रुपए वाली एग्जांपल में अगर आपने इसमें से 10 रुपए कम किए, 10 रुपए
आपने कम किए, तो पहले इसको आप 40 रुपए हो जाने दें, पहले ये 40 रुपीज हो जाए, उसके बाद आप इसके ऊपर कोई और प्रोसेस करें। मिसाल के तौर पे इसमें अगर आपने 5 रुपए बढ़ाने हैं तो आप कब करें, वो आप इसके 40 रुपए हो जाने के बाद आप करें। तो इसको हम सीरियल एग्जीक्यूशन भी कहते हैं या वन बाय वन एग्जीक्यूशन भी कहते हैं। जब आप वन बाय वन पहले एक प्रोसेस आए उसके बाद दूसरा प्रोसेस आए, इसको हम सीरियल एग्जीक्यूशन कहते हैं। तो वो हमारे पास जो है वो हम कर सकते हैं, वो उसी वक्त हो सकता है जब हम इसको प्रॉपरली सिंक्रोनाइज करें। सो हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में भी, हमने सबसे पहले डिस्कस किया था प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर प्रॉब्लम। और प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम हमने कहा था कि अगर हम एक एग्जांपल लें, एक कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस को डिस्कस करें जो कि एसिंक्रोनसली रन हो रहे हो। एसिंक्रोनस का मतलब है कि इनका आपस में कोई रिश्ता ना हो, दे आर रनिंग साइमल्टेनियसली बट दे आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, लेकिन उनके दरमियान अगर डेटा शेयरिंग हो रही है तो उसकी एक उस एग्जांपल को हम प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम के थ्रू जो है वो काफी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो हम थोड़ा सा इसको जो है वो डिस्कस करते हैं, दोबारा डिस्कस करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा काफी डिफिकल्ट टॉपिक था, तो मैं दोबारा इसमें से रिकैप होना थोड़ा सा जरूरी है। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, वी हैव टू सेट्स ऑफ प्रोग्राम्स, एक का नाम है प्रोड्यूसर और दूसरे का नाम है कंज्यूमर। दीज आर द टू सेट्स ऑफ प्रोग्राम दैट वी हैव। ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, हमारे पास एक दरमियान में एक बफर है, ये मेरे पास बफर है, और उस बफर के अंदर मैं जरा उनको, ठीक है, कलीमुल्ला ने हमें ज्वाइन किया है। कलीमुल्ला आपने हमें ज्वाइन किया है, मैं एक दफा फिर रिपीट करूं, वी आर रीकैपिंग द थिंग्स दैट वी डिड इन द लास्ट क्लास एंड देन वी आर गोइंग टू गो फॉरवर्ड फॉर आवर टुडेज वर्क, ठीक है ना। तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं राइट नाउ, हम प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं। हमने यहाँ पर इस स्लाइड में क्या किया कि अगर हमारे पास मल्टीपल प्रोग्राम्स हो, मल्टीपल प्रोसेसेस हो जो कि एसिंक्रोनसली चल रहे हो, यानी कि साइमल्टेनियसली चल रहे हो, लेकिन उनका आपस में कोई सिंक्रोनाइजेशन ना हो, कोई कनेक्शन ना हो, एक्सेप्ट सिर्फ एक चीज की, और वो है डेटा शेयरिंग की, तो हम उस प्रॉब्लम को इस इस सूरत हाल को बेहतर समझ सकते हैं अगर हम एक एग्जांपल लें, और उस एग्जांपल का नाम है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। सो यहाँ पर हमारे पास दो प्रोग्राम्स हैं, एक का नाम है प्रोड्यूसर और एक का नाम है कंज्यूमर। वी हैव टू सेट्स ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है जी। हमारे पास एक प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर है। प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोड्यूसर जो है वो यहाँ पर एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाता है। मिसाल के तौर पे एलिमेंट नंबर 1 को इंट्रोड्यूस करवाएगा, एलिमेंट नंबर 2 को इंट्रोड्यूस करवाएगा, एलिमेंट नंबर 3 को इंट्रोड्यूस करवाएगा। ये काम है प्रोड्यूसर का। और कंज्यूमर का क्या काम है, वो इसको खाएगा या कंज्यूम करेगा। 3 को कंज्यूम करेगा, 2 को कंज्यूम करेगा और 1 को कंज्यूम करेगा। बड़ा आसान सा प्रोसेस है। दे आर रनिंग एसिंक्रोनसली। एसिंक्रोनस का मतलब है ये प्रोड्यूसर अलग से चल रहा है और कंज्यूमर अलग से चल रहा है। उनके दरमियान जो रिश्ता है वो क्या है, वो ये बफर जो है, ये इनकी कॉमन टेरिटरी है या कॉमन रिश्ता है इन दोनों के दरमियान। तो अब यहाँ पर हो क्या रहा है, हम प्रोड्यूसर को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सो वी आर रनिंग अ व्हाइल लूप जो कि कभी भी एंड नहीं होगा, ये एक इसमें ट्रू वैल्यू है, सो इट वुड फॉरएवर रन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस एन आइटम एंड इंसर्ट इनटू दिस बफर, ठीक है। तो हमने एक वाइल लूप लगाया है कि अगर वाइल लूप का साइज जो है वो बफर साइज के बराबर हो जाए तो आपने कुछ भी नहीं करना। अब इस बात का क्या मतलब है, बफर साइज का मतलब है कि इस अरे का जो साइज है वो क्या है, आपके सामने है यहाँ पर बफर साइज जो है वो क्या है। अगर मैं बफर साइज यहाँ पर लिखूं तो बफर साइज हमारे पास 3 है, बफर साइज हमारे पास 3 आ जाता है, दिस इज योर बफर साइज, ठीक है। तो अब अगर सपोज करें आपका जो काउंटर है उसकी वैल्यू अगर बफर साइज के बराबर हो जाए तो आपने कुछ भी नहीं करना। अब इस बात का क्या मतलब है, काउंटर का मतलब है कि राइट नाउ हम जब ये प्रोग्राम पहली दफा स्टार्ट होगा तो उस वक्त काउंटर की वैल्यू क्या होगी, तो वो काउंटर की वैल्यू होगी 1 या 0, ठीक है ना। हमारे पास अगर काउंटर जो है वो लेट सपोज हम 0 से स्टार्ट करें तो हम कहते हैं कि हमारे पास हाँ, काउंटर को मेरे ख्याल में 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा आसानी हो जाएगी आपके पास। सो लेट सपोज वी हैव अ काउंटर दैट, इस एग्जांपल के तनाजुर में आपने देखना है। तो अगर लेट सपोज हमारे पास जो सी की वैल्यू है वो हमारे पास 1 है, ठीक है जी, आपने 1 से स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले क्या होगा, पहले स्टेप में जब स्टार्ट में काउंटर हमारा चल रहा होगा
तो आपका काउंटर जो है वो बफर साइज के इक्वल नहीं है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है सी जो है उसकी वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 3 है। तो आप क्या करेंगे, आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप इसके अंदर जो है वो अटके रहेंगे, ठीक है। सॉरी, इक्वल नहीं है तो हम इसमें से निकल जाएंगे, सॉरी मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ पर चूंकि काउंटर और बफर साइज की वैल्यू इक्वल नहीं है, सो यू आर गोइंग टू एंटर इनटू दिस सेक्शन ऑफ द प्रोग्राम। और इस सेक्शन में क्या हो रहा है, इस सेक्शन में हो रहा है कि आपने बफर के अंदर नेक्स्ट प्रोड्यूस्ड को डाल देना है। नेक्स्ट प्रोड्यूस का मतलब है वो आइटम जो आप इंसर्ट करना चाहते हैं। चले वो आइटम हम यहाँ पर इंसर्ट करते हैं और इसको हम करते हैं 1, इसको हम करते हैं 1, ये हमने इंसर्ट कर दिया, ठीक है ना। ये वो आइटम है जो कि नेक्स्ट प्रोड्यूस पे था, जो कि हमने बफर के अंदर रखवा दिया। यहाँ पर पोजीशन क्या है, आई एन की वैल्यू जो है वो भी 1 होगी। आई एन की वैल्यू जो है वो क्या है, वो भी स्टार्टिंग में हम कहते हैं कि वो हमारे पास 1 है। आई एन की वैल्यू भी हमारे पास 1 है, तो आई एन पे रखवा दिया। अब हम आई एन की नई वैल्यू जो है वो हम करेंगे आई एन प्लस 1 m% बफर साइज। और इसका मतलब सीधा सिंपली ये है कि आपका जो आई एन होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, ये नेक्स्ट पार्ट पे आ जाएगा, ये जगह देख रहे हैं। अब आई एन आपका आ जाएगा, आई एन इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। सो आई एन की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई, जो हमारे इस सेक्शन के ऊपर यहाँ पर आपने इंसर्ट किया, ठीक है। जो लोग हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं मैं उनको बताता चलूं कि हम लोग जो लास्ट क्लास में हमने जो एल्गोरिदम किया था, क्योंकि उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हमने नहीं की हुई थी, सो वी आर मेकिंग अ रिकॉर्डिंग ऑफ द सेम लेक्चर एंड वी आर गोइंग टू डू समथिंग न्यू एज वेल, ठीक है ना। तो काफी लोगों ने वो काम ऑलरेडी देखा होगा। अच्छा, तो हम लोग ये एल्गोरिदम जो है एग्जीक्यूट कर रहे थे। तो हमने सबसे पहले चलाया था, हमने कहा था कि अगर काउंटर की वैल्यू बफर साइज के इक्वल ना हो तो हम यहाँ से निकल आएंगे, और अगर इक्वल हो तो हम लोग इसके अंदर घूमते रहेंगे। तो स्टार्टिंग में हमारे पास सी की जो वैल्यू है दैट इज सी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 1 से हमने स्टार्ट किया। हमने फिलहाल केस में हमने 1 लिया, आई एन की वैल्यू इज इक्वल टू 1, और हमने कहा कि बफर के अंदर आई एन की वैल्यू पे आपने नेक्स्ट प्रोड्यूस को इंसर्ट कर देना है, यानी कि इस 1 को आपने इंसर्ट कर दिया, और उसके बाद आई एन की वैल्यू को आपने इंक्रीमेंट कर दिया, बाय 1 आपने इंक्रीमेंट कर दिया, और उसको आपने 2 की पोजीशन पे लेके आ गए, यहाँ पर आ गए। और नेक्स्ट हमने एक और काउंटर है जिसका नाम है, काउंटर को आपने एक कदम और बढ़ा दिया। लेट्स सपोज अब काउंटर की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, आउट काउंटर की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 2। अब काउंटर की वैल्यू हो जाएगी 2, काउंटर की वैल्यू 2 हो गई। अब हम क्या करेंगे, अगर प्रोड्यूसर को हम दोबारा एक दफा चलाएं तो ये क्या करेगा, प्रोड्यूसर अगली दफा आएगा और काउंटर की वैल्यू अब क्या है, 2 है। तो ये वाली जो कंडीशन है, क्या ये 2 जो है वो 3 के बराबर है, और आपका जवाब होगा नहीं सर ये तो 3 के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि आप इस वाइल लूप से निकल आएंगे और बफर आई एन की पोजीशन पे अगला आइटम पुट इन करेंगे, और यहाँ पर ये अगला आइटम आपने बखूबी डाल दिया, आपने यहाँ पर इंसर्ट कर, ठीक है। लेकिन उसके बाद हमने क्या किया, काउंटर की प्लस प्लस वैल्यू की, और अब काउंटर की वैल्यू क्या होगी, अब काउंटर की वैल्यू जो है वो, ठीक है। और आई एन जो है वो अब कहाँ आ जाएगा, आई एन अब यहाँ आ जाएगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा, ये हमारा आई एन है, ठीक है, ये हमारा आई एन है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जब आपकी काउंटर की वैल्यू नई 3 है और आपने दोबारा प्रोड्यूसर चलाया, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि काउंटर जो है वो कंफर्म करेगा कि क्या काउंटर की वैल्यू और बफर साइज की वैल्यू बराबर तो नहीं है, और हम नोटिस करते हैं कि दोनों की वैल्यू बराबर हो गई, 3 इज इक्वल टू 3। आपने नोटिस किया कि 3 इज इक्वल टू 3। इस सूरत में ये प्रोड्यूसर जो है ये यहाँ पर इस वाइल लूप के अंदर अटक जाएगा, वो इस वाइल लूप के अंदर जो है वो रिपीट करना स्टार्ट कर देगा, वो बार बार इसी के अंदर जो है उससे निकल नहीं पाएगा। तो इससे हम अंदाजा लगाते हैं कि ये प्रोड्यूसर कर क्या रहा है, ये प्रोड्यूसर इसके अंदर आइटम 1 बाय 1 डालता जा रहा है। ये जो हमारे पास बफर है जिसमें 3 आइटम आ सकते हैं, और जब ये फिल हो जाता है, व्हेन दिस बफर इज टोटली फिल, तो उस सूरत में वो क्या करता है कि वो इसको आगे नहीं बढ़ता, बल्कि वो हैंग हो जाता है या रुक जाता है, ठीक है ना, ये काम करता है। यहाँ पर आइटम हमने डाले, मैं रिमूव कर देता हूं ताकि आपको मैं जो अगला साइड है वो मैं क्लियर कर सकूं, ठीक है जी। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर सपोज करें हम इस मौके पर, जब इसके अंदर 3 आइटम हैं
मैं दोबारा आइटम डाल देता हूँ। हमारे पास ये 1 है, ये हमारे पास 2 है, और ये हमारे पास 3 है। ठीक है जी, ये हमारे पास 3 आइटम है। ठीक है, तो अब हमने ये तो प्रोड्यूसर ने 3 आइटम डाल दिए, अब हम एज अ कंज्यूमर इनको कंज्यूम करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखना कि क्या काउंटर की वैल्यू 0 है। हमने जैसे कहा कि हम काउंटर की वैल्यू को एज्यूम करते हैं कि वो 1 है, क्योंकि हमारा जो अरे है वो हमने 1 से स्टार्ट किया था। इससे फर्क नहीं पड़ता अगर आपका अरे जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 आपका अरे इंडेक्स है, तो आप काउंटर की वैल्यू 1 ले सकते हैं। आपको जो आसानी लगे आप वो कर सकते हैं। तो हम चूंकि इस एग्जांपल में काउंटर की वैल्यू को 1 के तौर पे ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम इसको 1 कर सकते हैं। ठीक है ना, नो प्रॉब्लम, हमारी जो लॉजिक है वो फेल नहीं होगी। सो हमारे पास काउंटर की वैल्यू 1 है, और अगर काउंटर की वैल्यू जो है वो 1 पर रहती है तो आप कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन हमें तो पता है कि हमारी राइट नाउ काउंटर की वैल्यू जो है वो कंज्यूमर ने प्रोड्यूसर ने 3 कर दी हुई है। इस सूरत में होगा क्या कि आप इस वाइल लूप से निकल आएंगे और बफर से आउट करेंगे, जो भी वैल्यू है उसको आप रिमूव कर देंगे। यानी कि कौन रिमूव हो जाएगा, ये जो 3 है ना, इसको आपने इसके अंदर से बाहर निकाले, इसको आपने बाहर निकाला, और नई आउट की वैल्यू आपने क्या कर दी, आउट प्लस 1 M% बफर साइज। बेसिकली आउट की वैल्यू जो है वो एक स्टेप डिक्रीमेंट हो जाएगी, या आपका आउट का नया वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, आसान लफ्जों में। वैसे तो ये फार्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आई मेक इट इजी फॉर यू। ठीक है, तो हमारे पास आउट की वैल्यू यहाँ आ गई। नेक्स्ट स्टेप में जब हम करेंगे तो हमारा काउंटर जो है वो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। कहाँ हो जाएगा 2 जी, ये आपके सामने काउंटर माइनस माइनस है, इसकी वजह से हमारे पास वैल्यू इसकी 2 हो जाएगी। दोबारा ये चलेगा, क्या काउंटर की वैल्यू 1 के बराबर है, और आप कहेंगे नहीं, काउंटर की वैल्यू तो 1 के बराबर नहीं है, वो तो स्टिल 2 है। तो आप क्या करेंगे, दोबारा नेक्स्ट कंज्यूम में बफर में से जो लास्ट आइटम है यानी कि जो 2 है, इसको आप निकाल बाहर करेंगे, इसको आप कंज्यूम कर देंगे, इसको आप रिमूव कर देंगे, और अब आपकी जो सी की जो नई वैल्यू है वो क्या रह जाएगी, सी की जो नई वैल्यू है दैट वुड रिमेन टू बी 1। अब आपने देखा कि हमारे पास जब ये निकल आया, अब आप 1 से निकल आए और हमारे पास ठीक है, आई थिंक इसको एक स्टेप और भी होना चाहिए था, उसके बाद जो है ना ये निकलता, अगर हम इसको एक और स्टेप निकाल दें। तो व्हाट वी कैन डू इज, हम इसको दोबारा रन करेंगे और हमारे पास ये 1 जो है ये जब रिमूव हो जाएगा, आखिरी आइटम भी निकल आएगा, तो हमारा जो काउंटर है वो डिक्रीमेंट होके जो है वो इसकी इस कंडीशन को पूरा कर देगा, और हमारा ये कंज्यूमर जो है ये स्टॉप कर जाएगा, ये रुक जाएगा। सो हम ये देखते हैं कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर जो है वो एक साथ कंकरेंटली चल रहे हैं, और ये हमें शो कर रहे हैं कि क्या अगर हम एक ही डेटा स्ट्रक्चर जो कि हमारे सामने अरे है उसके ऊपर अगर ये एग्जीक्यूट करें, इसका क्या नतीजा निकलेगा। अब हम देखते हैं कि इस प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में पहले आओ और पहले पाओ वाली सूरत हाल का सामना हमें करना पड़ेगा या करना पड़ रहा है। आप कहेंगे सर इस बात से क्या मुराद है, इस बात से मुराद ये है कि यहाँ पर ये जो काउंटर का जो वेरिएबल है, काउंटर प्लस प्लस और काउंटर माइनस माइनस, क्योंकि ये वेरिएबल जो है वो दोनों इसको कॉल करते हैं, प्रोड्यूसर भी कॉल करता है और कंज्यूमर भी हमारे सामने कॉल करता है, ये आप देख सकते हैं। तो अगर सपोज करें पहले प्रोड्यूसर इसको कॉल करे और फिर कंज्यूमर आए, या पहले कंज्यूमर काउंटर माइनस माइनस करे और फिर प्रोड्यूसर काउंटर प्लस प्लस करे, तो इनकी आने या पोजीशन की वजह से हमारी जो एंड वैल्यू है दैट वुड बी डिफरेंट। जी, नोमान ने हमें ज्वाइन किया। अच्छा, so that would be different from the initial one। ठीक है ना। सो हम देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। पहली बात मैं रिपीट कर देता हूं कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि चूंकि ये प्रोग्राम्स कंकरेंटली परफॉर्म हो रहे हैं, एक ही वक्त में परफॉर्म हो रहे हैं, एक ही वक्त में एसिंक्रोनसली परफॉर्म हो रहे हैं, तो कोई भी प्रोग्राम, प्रोड्यूसर का प्रोग्राम या कंज्यूमर का प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को मॉडिफाई कर सकता है, और जो पहले करेगा वो इसकी जो रिजल्ट्स हैं उनको जो है वो टोटली चेंज करके रख सकता है, टोटली मॉडिफाई करके रख सकता है। दैट इज व्हाई वी हैव टू मेक श्योर कि हम कोई ऐसा तरीका करें जिससे ये काम दोनों एक ही वक्त में परफॉर्म ना कर सके, ये काम दोनों एक ही
वक्त में परफॉर्म ना कर सके। तो हम इसके लिए हम एक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जो कि हमने लास्ट क्लास में किया भी था, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। हम आज से ये कहेंगे, हम ये वादा करेंगे प्रोग्राम्स के साथ, हम ये फैसला करेंगे प्रोग्राम्स के साथ कि दो प्रोग्राम्स अगर आपस में कोई डेटा, कोई अरे, किसी किस्म की लिस्ट या कोई भी वेरिएबल अगर आपस में शेयर कर रहे हैं, तो वो इस लिस्ट को शेयर करने वाला प्रोग्राम का जो हिस्सा होगा उसको आइंदा से हम कहेंगे क्रिटिकल सेक्शन ऑफ ए प्रोग्राम। लेट मी रिपीट दैट, अ क्रिटिकल सेक्शन ऑफ ए प्रोग्राम इज अ सेगमेंट ऑफ कोड, ठीक है, जो कि किसी कॉमन वेरिएबल को मॉडिफाई कर रहे, कॉमन टेबल को अपडेट करे, कॉमन फाइल को मॉडिफाई करे। जब एक प्रोग्राम क्रिटिकल सेक्शन में होगा तो कोई और प्रोग्राम क्रिटिकल सेक्शन में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जैसे कि हमने अभी पिछली प्रोड्यूसर कंज्यूमर जो प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया, उससे हमें बड़ा वाज़ेह तौर पे नजर आता है कि हमारा एक वेरिएबल है काउंटर का, अगर वो मल्टीपल लोग एक ही वक्त में एक्सेस करें तो उसकी सूरत में जो हमारा रिजल्ट होगा दैट वुड बी इन अ वेरी अनडिजायर्ड स्पेस, ठीक है ना, वो हमारे पास सही रिजल्ट जो है वो नहीं आएगा। So that is one of the problems that we face in this. तो हमारे पास कॉमन चेंज प्रॉब्लम्स हमारे पास आ जाते हैं। सो क्रिटिकल सेक्शन में हमारे पास तो हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन क्या होगा? इसका सोल्यूशन हमारे पास ये है कि हम एक क्रिटिकल सेक्शन को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और क्रिटिकल सेक्शन क्या है? इसके अंदर हमारे पास एंट्री सेक्शन होगा, और इस एंट्री सेक्शन में हम क्या करेंगे, इस एंट्री सेक्शन में हम लोग ये ऐलान करेंगे कि हम जो है वो अपने कॉमन वेरिएबल्स को मॉडिफाई करना चाहते हैं। दैट इज व्हाई वी डोंट वांट कि एनीवन एल्स इज इन दिस सेक्शन। तो ये वो सेक्शन है जहां पर हम किसी और को दाखिल नहीं होने देंगे जब ये पहला शर्त आए। और उसके बाद हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड एग्जिट सेक्शन। तो वन बाय वन लेते हैं कि हमारे पास एंट्री सेक्शन क्या है और एग्जिट सेक्शन क्या है। एंट्री सेक्शन क्या है जी? एंट्री सेक्शन वो एरिया है जिसको हम मॉडिफाई करेंगे जी। ठीक है जी, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है। अच्छा, तो एंट्री सेक्शन क्या है? एंट्री सेक्शन इज दैट सेक्शन ऑफ द कोड जहां हम ये ऐलान करेंगे कि राइट नाउ हम क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जो है वो दाखिल हो रहे हैं या होना चाहते हैं। और एग्जिट सेक्शन क्या है? एग्जिट सेक्शन वो एरिया है जहां पर हम ये ऐलान करते हैं कि यार हमने क्रिटिकल सेक्शन अपना परफॉर्म कर लिया है एंड नाउ आई वांट टू एग्जिट दिस सेक्शन। अच्छा, ठीक है, आई वांट टू एग्जिट दैट सेक्शन, ठीक है ना, दो हमारे पास आ गए। एंड फाइनली हमारे पास एक एरिया है जिसको हम कहते हैं रिमाइंडर सेक्शन। तो क्रिटिकल सेक्शन का स्ट्रक्चर क्या होगा? नंबर 1 स्टेप, नंबर 2 स्टेप, नंबर 3 स्टेप एंड फाइनली नंबर 4 स्टेप। तो ये तीन एरियाज तो आपको समझ आ गए हैं, लेकिन जो रिमाइंडर सेक्शन है वो आपको थोड़ा सा मैं मजीद क्लियर करता चलूं। रिमाइंडर सेक्शन कौन सा होगा? रिमाइंडर सेक्शन वो प्रोग्राम होगा जो कि नॉन क्रिटिकल इन नेचर है, यानी कि सीधी सी बात है कि जो नॉन क्रिटिकल एरिया है उसको हम सबसे आखिर में एग्जीक्यूट करेंगे। आपके जहन में सवाल आएगा कि सर ये हम इसको पहले क्यों नहीं कर लेते? तो हम इसलिए पहले नहीं कर रहे क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन जो है वो जब तक खत्म नहीं हो जाता उस वक्त तक हम किसी भी और काम को नहीं कर सकते। इसको हम एटॉमिक ट्रांजैक्शन के नाम से भी जानते हैं, यानी कि जब तक क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता उस वक्त तक हम रिमाइंडर सेक्शन में नहीं आएंगे। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको, वही वाली जो हमने शुरू में एग्जांपल दी थी, मैं रिपीट करूंगा। सो लेट्स सपोज आपके बैंक अकाउंट में 50 रुपए पड़े और आपने 10 रुपए की शॉपिंग की है। आपने इसमें से 10 रुपए जो है वो रिमूव करने हैं, 10 रुपए रिमूव करने हैं और 1 रुपए जो है वो डिस्काउंट, या यूं समझ लें कि आपको 1 रुपए का कैशबैक मिला है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर ये जो -10 है ये एक क्रिटिकल, ये इसको हम कहते हैं कि ये क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। सपोज करें ये क्रिटिकल सेक्शन, अगर आप -10 करते हैं तो जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए क्या ये +1 डालने की कोई सेंस बनेगी? जब तक अगर वो -10 वाला, अगर ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, अगर ये वाला एग्जीक्यूट नहीं हो पाता
तो क्या इस वाले +1 को ऐड करने की कोई तुक बनेगी? तो आपका सवाल बनेगा सर ये इसकी तो कोई सेंस नहीं बनेगी, क्योंकि जब तक ये -10 नहीं होता, ये -10 और ये +1 दे आर बोथ कनेक्टेड विद ईच अदर, दे आर बोथ इंजॉइंट, दे आर बोथ पार्ट ऑफ वन सेक्शन ऑफ कोड। दैट इज वाई जब तक ये -10 एग्जीक्यूट नहीं होगा हम +1 नहीं कर सकते। हम इसको क्रिटिकल सेक्शन में डालेंगे -10 को। जब ये एग्जीक्यूट हो जाए, इनफैक्ट इस केस में तो हमारे +1 को भी क्रिटिकल सेक्शन में होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि -10 के बाद +1 की ट्रांजेक्शन जो है वो भी हमारी इस 50 के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। एंड फाइनली अगर आप इसके ऊपर कोई परसेंटेज निकाल रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं तो आप उसको रिमाइंडर सेक्शन के अंदर जो है वो डाल सकते हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे हमारा जो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम है, हाउ कैन इट सॉल्व द 3 बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। तो आप कहेंगे सर ये कौन कौन से बेसिक प्रॉब्लम्स हैं सिंक्रोनाइजेशन के? सो लेट्स टॉक अबाउट द 3 प्रॉब्लम्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। सबसे पहला प्रॉब्लम है म्यूचुअल एक्सक्लूजन का। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब है कि जब एक शख्स के बाद किसी चीज का इख्तियार है, किसी कॉमन वेरिएबल का इख्तियार अगर उसके पास है, तो जब तक वो फारिग नहीं हो जाता उस वक्त तक अगला शख्स, अगला प्रोसेस, अगला थ्रेड उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। यानी कि अगर मैं इस 50 रुपए के ऊपर कोई काम परफॉर्म कर रहा हूं, तो जब तक मैं इस काम को खत्म ना कर लूं, मैं इसको -10 और +1 ना कर लूं, जिसकी वैल्यू जो है वो 40 और ये हो जाएगी 39, सॉरी 41, इसकी वैल्यू जब तक 41 नहीं हो जाती उस वक्त तक कोई और प्रोसेस, कोई और प्रोग्राम इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। तो हम देखते हैं कि ये क्रिटिकल सेक्शन, ये जो सोल्यूशन हमने पेश किया, ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता? क्या ख्याल है आप लोगों का? जी जी, कलीम, अदनान, नासिर, नोमान, आयशा, जी क्या ख्याल है आप लोगों का, करता है कि नहीं करता? व्हाट डू यू थिंक? जी, इतनी खामोशी क्यों होगी है? तो हम नोटिस करते हैं कि हमारे ये जो प्रोसेसेस हैं दे आर इम्प्रूविंग अपॉन, दे आर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ठीक है ना। हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन का जो प्रॉब्लम है उसको ये रेडिली जो है वो सॉल्व कर रहा है, उसको ये प्रॉपरली सॉल्व कर रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर 2 प्रॉब्लम्स। आप लोगों को मेरी आवाज क्लियरली आ रही? शहजाद, जाहिद, आयशा, एहतशाम? जी सर आ रही है। आ रही है, ठीक है जी। तो अब हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा है दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेस। हम अपना नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब है कि जब भी कोई प्रोग्राम जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में मौजूद हो, ठीक है ना, तो हमारे पास अगर कोई तो आप ये नहीं हो सकता कि वो प्रोग्राम, वो प्रोसेस जो है वो वहां पर सो जाए और क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट ना करे। मैं रिपीट करता हूँ, प्रोग्रेस का मतलब है कि जो प्रोग्राम, जो प्रोसेस जो है वो कॉमन वेरिएबल्स को या कॉमन सेक्शन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट अगर कर रहा हो तो वो फॉर एवर वेट नहीं करेगा, बल्कि उसको वहां से निकाला जाएगा, उसको एंड करना पड़ेगा, उसको उस क्रिटिकल सेक्शन से निकलना पड़ेगा। अब आगे आपका सवाल होगा कि सर उसको क्यों निकलना पड़ेगा? तो उसका जवाब ये है कि अगर वो निकलेगा नहीं तो दूसरा प्रोसेस जो है वो कैसे जो है उसको चेंज करेगा। दूसरा प्रोसेस ने अगर उसमें कोई चेंजेस करनी है तो उस बेचारे को मौका कब मिलेगा? तो द सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड इनडेफिनेटली। हम सारी उम्र के लिए उसको जो है वो जो है रिमूव नहीं कर सकते उसको। तो अब अगला सवाल हमारा ये होता है कि सर ये जो हमने सोल्यूशन पेश किया क्रिटिकल सेक्शन का, ये कैसे इस प्रॉब्लम को या इस चीज को सेटिस्फाई करता है? तो इसका जवाब हमारे पास क्या है, ठीक है, उसका जवाब क्या है कि यार हमारे पास जब आप एंट्री सेक्शन में आते हैं तो आप ऐलान करते हैं कि मैं अपने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर हूँ। क्रिटिकल सेक्शन आप ऐसे डिजाइन करते हैं कि आप इसमें से जरूर निकलें, और अगर आप खुद नहीं निकल रहे तो आपको आपका ऑपरेटिंग सिस्टम खींच के निकाल देगा, आपसे वो रिसोर्सेज खींच के परे कर लेगा, ताकि आप उस प्रोग्रेस जो है उसको डिस्टर्ब ना करें, बाकी जो हमारे प्रोसेसेस चल रहे हैं, बाकी जो थ्रेड्स चल रहे हैं उनको डिस्टर्ब ना करें। And finally, bounded waiting. अच्छा,
बाउंडेड वेटिंग का मतलब है देयर a bound exists on the number of times that other processes are allowed to enter their critical section after a process has made a request to enter and तो यहाँ पर बाउंडेड वेट का सिंपली सादा मतलब ये है कि अगर आपने किसी प्रोग्राम को कहा है कि आपको मैं क्रिटिकल सेक्शन में दाखिल होने का जो है वो इजाजत देता हूँ, तो आप उसको फॉरएवर वेट नहीं करवा सकते, ठीक है ना। तो आप बाउंड उस पर जरूर लगाएंगे, ठीक है। आप कहेंगे कि ठीक है यार आपका नंबर जरूर आएगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैं आपको किसी सूरत में जो है वो एंटरटेन नहीं कर रहा, आप उसको 2 साल के लिए या 10 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए जो है वो वेट नहीं करवाएंगे। आप उसको एक खास मखसूस वक्त के बाद वो आप उसको वो रिसोर्स देंगे। तो दीज आर द 3 कंडीशंस एंड द सॉल्यूशंस, यानी कि 3 कंडीशंस किसकी है, सिंक्रोनाइजेशन की जो 3 कंडीशंस है वो ये हैं, 3 हैं। और उसके बाद हमने इसका जो सोल्यूशन पेश किया वो हमने डिस्कस किया, ये हमारा वो क्रिटिकल सोल्यूशन प्रॉब्लम। आखिरी चीज जो हमने लास्ट लेक्चर में की थी, हमने ये कहा था कि हमारे पास जो मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, स्पेसिफिकली विंडोज एक्सपी है और जो यूनिक्स है ऑपरेटिंग सिस्टम, हाउ डू दे सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास इसके 2 तरीकेकार हैं। हमारे पास 2 टाइप के कर्नल्स अवेलेबल हैं, वन इज कॉल्ड प्रीएम्प्टिव कर्नल और दूसरा है हमारे पास नॉन प्रीएम्प्टिव कर्नल। तो प्रीएम्प्टिव कर्नल कर्नल होता क्या है, सबसे पहले हम उसको रिवाइज करेंगे। कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का वो हिस्सा होता है जो कि हमेशा आपके रैम में मौजूद होता है और हमेशा एग्जीक्यूट हो रहा होता है, उसको हम कर्नल के नाम से जानते हैं। सो प्रीएम्प्टिव कर्नल वो कर्नल होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के किसी भी प्रोसेस को जो है वो अबॉर्ट करवा सकता है, उसको रोक सकता है, उसको स्टॉप करके उसको पॉज कर सकता है और किसी और कर्नल के प्रोसेस को प्रायोरिटाइज कर सकता है। नॉन प्रीएम्प्टिव कर्नल वो होते हैं जो कि अपने कर्नल प्रोसेसेस को कभी भी एग्जीक्यूट होने से नहीं रोकते, ठीक है। वो अपने कर्नल प्रोसेसेस को ऐसे डिजाइन करते हैं कि उनमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना आए, और अगर प्रॉब्लम अगर आ जाता है तो वो उसको वैसे जो है वो प्रायोरिटाइजेशन वाइज वो उसको निकाल के किसी और प्रोसेस को उसके ऊपर किसी किस्म की प्रायोरिटी नहीं देते। मैं रिपीट करता हूँ अपनी बात, नॉन प्रीएम्प्टिव कर्नल कौन से होते हैं, नॉन प्रीएम्प्टिव कर्नल वो होते हैं जो कि अगर कोई प्रोसेस जो है वो कर्नल मोड में चल रहा हो तो उस प्रोसेस को आप उससे सीपीयू छीन के उसको वेटिंग में नहीं लेके जाते, अनलेस कि वो हैंग हो गया हो, किसी वजह से वो हैंग हो गया, तो उस सूरत में आप उसको किल करते हैं, उसको आप जरूर किल करते हैं। लेकिन नॉर्मल हालात में आप उसको उसकी जो प्रोसेसिंग है उसको नहीं स्टॉप करते। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ, ये आपके सामने आपको माउस नजर आ रहा है कि माउस जो है ये एक कर्नल प्रोसेस है। ये माउस जो आपको नजर आ रहा है जिसको मैं अभी घुमाऊंगा आपके सामने, ये एक कर्नल प्रोसेस है जो कि स्क्रीन के ऊपर गोल गोल लकीर मार रहा है, ठीक है। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रोसेस को प्रीएम्प्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो इसको नॉर्मल हालात में प्रीएम्प्ट कर देगा तो मेरा माउस जो है वो झटके झटके से चलेगा, यूं चलेगा, जिसकी वजह से आपका जो यूजर एक्सपीरियंस है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। लेट सपोज करते हैं, हमने क्या एग्जांपल दी, लेट सपोज मेरा जो ये माउस को रजिस्टर करने वाला जो प्रोसेस है, हम ये सपोज कर रहे हैं कि ये अगर ये नॉन कर्नल प्रोसेस होता ऑपरेटिंग सिस्टम का, ऑपरेटिंग सिस्टम इसको प्रीएम्प्ट कर सकता और नतीजतन आपको इस तरह का बिहेवियर नजर आता। जबकि हम देखते हैं कि हमारा विंडोज जो है वो उसका माउस कभी भी फ्रीज नहीं होता, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा। इसी वजह से जो हमारा नॉन प्रीएम्प्टिव जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, इट इज ए नॉन प्रीएम्प्टिव कर्नेल, ठीक है। तो अब आप कहेंगे सर ये सारा किस्सा आपने बयान क्यों किया, ये इसका किस्सा बयान करने की वजह ये थी कि नॉन प्रीएम्प्टिव कर्नेल जो है वो किसी भी तरह के सिंक्रोनाइजेशन के प्रॉब्लम्स का शिकार नहीं होता। उसकी वजह ये है क्योंकि एक ही वक्त में एक ही प्रोग्राम जो है वो डेटा के साथ चेंजेस कर रहा होता है, तो दैट इज वाई उसके अंदर किसी किस्म के सिंक्रोनाइजेशन के प्रॉब्लम्स नहीं आ सकते, इम्पॉसिबल है उसमें आना। वाई?
बिकॉज आई एम नॉट शेयरिंग एनी डेटा बिटवीन टू प्रोसेसेस। पहले आप एक को कहते हैं कि आप आ जाओ, उसके बाद दूसरे को कहते हैं। आप उसको छीन नहीं सकते, उसको आप प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते, उससे प्रोसेसर ले नहीं सकते। तो ऑब्वियसली ये तो बड़ा आसान हो जाता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के सिस्टम्स को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत ज्यादा फास्ट कर देता है। दैट इज व्हाई हमारे जितने भी नए ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, दे ऑल हैव नॉन प्रीएम्प्टिव कर्नेल्स। उनके अंदर हमारे पास नॉन प्रीएम्प्टिव कर्नेल्स जो है वो मौजूद होते हैं। और इनमें किसी किस्म की रेस कंडीशन जो है वो मैंने शायद वर्ड पहले यूज नहीं किया। रेस कंडीशन का मतलब होता है कि जब आपकी कोई दो प्रोग्राम्स जो है उनके दरमियान कोई दौड़ लगी हो, जिस तरह हमने शुरू में देखा था कि अगर हमारा जो प्रोग्राम है उसमें कोई पहला आ जाए तो वो जीत जाएगा, कोई सेकंड आ जाए तो वो हार जाएगा। तो इसको हम रेस कंडीशन के नाम से जानते हैं कि जब आपके पास एक कॉमन वेरिएबल हो और दो प्रोसेसेस उसके साथ जो है उसको चेंज कर रहे हो, तो हमारे दरमियान रेस कंडीशन आ सकती है। यानी कि एक प्रोसेस उसको मॉडिफाई कर रहा हो और इन बिटवीन दैट प्रोसेस दूसरा आके उसको चेंज कर दे। तो इस प्रॉब्लम को हम रेस कंडीशन के नाम से भी जानते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या डिस्कस किया, हमने कहा कि नॉन प्रीएम्प्टिव कर्नेल डू नॉट cause any race condition. Final work of our slide. Let's target that. अच्छा जी, सिंक्रोनाइजेशन का एक बड़ा इफेक्टिव तरीका एक और भी है। अगर आपको अपने थ्रेड्स को सिंक्रोनाइज करना हो, अपने थ्रेड्स को एक दूसरे के साथ क्लैश होने से बचाना हो, तो हमारे पास एक बड़ा खूबसूरत सोल्यूशन है जिसको हम कहते हैं सेमाफोर्स। एक मिनट, हमारा माउस कहाँ गया? उसको हम कहते हैं सेमाफोर्स। मजे का नाम है काफी, सेमाफोर, बड़ा अजीब सा नाम है। इसका मतलब क्या है? ये कोई ऐसे लगता है इसका नाम जैसे कोई फंगस का नाम हो। उसको भी हम वो कहते हैं ना, फंगस के भी स्पोर्स होते हैं। तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है जी फंगस के साथ। इसका काम क्या है और ये करता क्या है? इसको हम लोग, इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं बाइनरी सेमाफोर, जिसपे हमारे पास सिर्फ दो वैल्यूज होती हैं। एक एक वेरिएबल होता है, सपोज करें मैं कहता हूँ इंट वेरिएबल। हमारे पास अगर एक इंट वेरिएबल है एस, सपोज करते हैं, या बल्कि इंट के बजाय हमारे पास बाइनरी डेटा टाइप होना चाहिए था। तो हमारे पास एक वेरिएबल है एस के नाम से, तो इसकी दो वैल्यूज होंगी, 0 होगा या 1 होगा। बाइनरी सेमाफोर क्या है? एक वेरिएबल का नाम है जिसको हम एस कह दें या कोई भी नाम दे दें, और उसकी दो वैल्यूज हैं 1 और 0। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये कैसे जो है बाइनरी सेमाफोर या दूसरा उसका जो एक कजन है जिसका नाम काउंटिंग सेमाफोर है, जिसको मैंने अभी डिस्कस नहीं किया, ये दोनों कैसे आपको सिंक्रोनाइजेशन में मदद दे सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। हमारे पास कोड है, वो पीस ऑफ कोड है जो कि आपको ये सारी बात 100% क्लियर कर देगा। हमारे पास सबसे पहले एक वेरिएबल है जिसका नाम है म्यूटेक्स। हमारे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है म्यूटेक्स, और इसकी टाइप जो है वो सेमाफोर है। ये सेमाफोर यहाँ पर एज अ स्ट्रक्ट है, या आप इसको एज अ C++ की क्लास के तौर पे भी ले सकते हैं। यूं समझ लें कि आपने म्यूटेक्स का ये सेमाफोर क्लास का आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जिसका नाम है म्यूटेक्स, हम सपोज करते हैं, और इसकी वैल्यू जो है वो हमने रखवाई है 1। ठीक है, हम दो प्रोसेसेस को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, दो ऑपरेशंस को। एक का नाम है वेट और एक का नाम है सिग्नल। वेट, हम यहां पर अगर म्यूटेक्स को कहते हैं कि वेट करो, म्यूटेक्स को कहते हैं कि वेट करो, तो इसका मतलब है ताला लगा दो, ताला लगा दो। मिसाल के तौर पे आपका कोई कमरा है, लेट्स सपोज मैं आपका कमरा यहाँ पर बनाता हूँ, पता नहीं कैसा है आपका कमरा, मुझे नहीं पता। बाय द वे आपको नजर आ रहा है मैं इस वक्त अपने स्टडी में बैठा हूँ, और हम सपोज करते हैं कि यहाँ पर ये कमरा जो है, यहाँ पर आपको पीछे दरवाजा भी नजर आ रहा होगा जी। दरवाजा नजर आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है जी? यस सर। अच्छा, यस तो सर। अगर मैं जी आ रहा है, कुछ कुछ तो नजर आ रहा होगा, राइट? तो जी सर। अच्छा, अब सपोज करते हैं कि ये वो दरवाजा है, हमने यहाँ पर स्लाइड में भी डाल दिया, और हमने कहा कि इस दरवाजे के ऊपर मैं यहाँ पर ताला लगा देता हूँ।
इसके ऊपर मैंने लॉक लगा दिया। तो जब मैं लॉक लगा दूंगा इसका मतलब है कि मैं इस वेरिएबल s की वैल्यू मैं कर दूंगा 1, मैं कर दूंगा 1 का मतलब है इसको लॉक लगा दो, इसको कर दो लॉक। तो जब मैं इस रूम के इस दरवाजे को लॉक कर दूंगा तो इसका मतलब है कि इस रूम के अंदर जो भी वैल्यू है, जो भी सेक्शन है, उसको कोई और एक्सेस नहीं कर सकता, उस तक कोई भी रसाई हासिल नहीं कर सकता, उस तक कोई भी पहुंच नहीं सकता। तो यहां पर जब हमने वेट लगाया, हमने म्यूटेक्स को कहा कि भाई ताला लगा दो, ताला लगा दो। किसको ताला लगा दो? उस रूम को ताला लगा दो। और वो रूम जो है वो हमारे पास इस कोड में क्या है, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन क्या था? क्रिटिकल सेक्शन वो कोड था जो कि कॉमन वेरिएबल्स को एक्सेस करता है। जिस तरह हम कहते हैं ना वॉशरूम जा रहे हैं, तो आप वॉशरूम जाते हैं तो क्या करते हैं? वॉशरूम जो है वो सपोज करें एक कॉमन वॉशरूम है, इस्लामिया कॉलेज का वॉशरूम है, तो आप क्या करते हैं? लॉक लगाते हैं ना वॉशरूम जाने से पहले। वॉशरूम में दाखिल होकर लॉक लगाते थे कि नहीं लगाते थे? कि नहीं लगाते? लगाते हैं, राइट? सो व्हेन यू डू दैट, yes, तो sir. आप क्या करते हैं? आपने कहा कि यार ये वॉशरूम इस टाइम मैं इस्तेमाल कर रहा हूं तो कोई और ना आ सके, उसके लिए मैंने यहाँ पर म्यूटेक्स का लॉक लगा दिया। हमने म्यूटेक्स का एक लॉक लगा दिया और आपने एस की वैल्यू को कर दिया 1। आपने वॉशरूम में कंघी शंगी की जो भी करके, उसके बाद जब आप फारिग हुए तो अब आप किसको किस किस प्रोसेस को, किस ऑपरेशन को इनिशिएट करेंगे? आप कहेंगे सिग्नल। सिग्नल का मतलब है आपने बाथरूम को कर दिया अनलॉक, आपने बाथरूम को अनलॉक कर दिया। क्यों लॉक कर दिया? ताकि आप ये बताएं कि यार अब मेरा इस वॉशरूम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और रिमाइंडर सेक्शन में आपने बाहर आके अपने हाथ वगैरह धोए, तो आप वहां पर साबुन पड़ा हुआ है, हाथ धो रहे, लेकिन उस प्रॉब्लम को, हाथ धोने के अमल को हमने रिमाइंडर सेक्शन में डाल दिया। क्योंकि एक ही वक्त पे मल्टीपल लोग हाथ धो सकते हैं, एक साथ मिल के हाथ धो सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। तो हमने उसको कर दिया रिमाइंडर सेक्शन। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो वॉशरूम का जो एरिया था या कमरा था या जो भी आप उसको कहते, कोई भी एग्जांपल दे दें, वो हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन है। वो एरिया ऑफ ए कोड जहां पर आप दो प्रोसेसेस को एक साथ ना आने दें, तो वो क्रिटिकल सेक्शन है। और हम देखते हैं कि कितनी खूबसूरती से और कितनी आसानी के साथ म्यूटेक्स जो है, म्यूटेक्स का जो लॉक है, वो इंश्योर करता है कि हम अपने प्रोसेस को सिंक्रोनाइजेशन के प्रॉब्लम से दूर 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 रखेंगे। मुश्किल तो नहीं है ना? आसान सी बात है, राइट? ये मुश्किल है? आसान है ना? यस लॉक सर। लगाना है और लॉक को खोल देना है, लॉक लगाना है, क्रिटिकल सेक्शन परफॉर्म करना है और लॉक को Yes, खोल sir. देना है। अब अगला हम देखेंगे कि हमारा जो वेट और सिग्नल के जो फंक्शंस हैं या जो ऑपरेशंस हैं, उनके अंदर जो है वो किस किस्म की जो है वो मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, किस किस्म का जो तरीकेकार इन्वॉल्व है। तो let's check out the implementation of weight and signal functions। तो हमारे पास वेट फंक्शन का कोड है। अब वेट फंक्शन के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास एक वाइल लूप जो है वो लगा हुआ है। वाइल लूप क्या कर रहा है कि अगर s की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 है तो ये क्या करता है? ये जो है वो इंतजार कराता रहता है, ये वेट करता रहता है। देख रहे हैं, ये लूप है, ये यहां पर गोल 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 घूमता रहेगा। ठीक है, जब तक s की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर है या 0 से कम है। तो 0 का मतलब क्या है? यानी कि अगर s की वैल्यू 0 है, इसका मतलब है वो लॉक है। अगर वो इक्वल है तो आपने क्या करना है? आपने यहाँ पर इंतजार करना है। किस चीज का इंतजार करना है? आपने इंतजार करना है कि वो सिग्नल साहब आएगा और उसकी वैल्यू को 1 कर देगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, वेट का फंक्शन क्या काम परफॉर्म कर रहा है। लेट सपोज हमारे पास ये s का वेरिएबल है। s का वेरिएबल जो था क्या था? s का वेरिएबल हमारा वो म्यूटेक्स का इंटीजर वेरिएबल था, म्यूटेक्स का इंटीजर वेरिएबल था। ठीक है, और हम कहते हैं कि अगर शुरू में हमारी s की वैल्यू लेट सपोज करें ताला अगर आपका इस वक्त जो है वो अनलॉक है, या चले लॉक से हम स्टार्ट कर लेते हैं। अगर हमारी वैल्यू जो है वो 0 है राइट नाउ, यानी कि हमारा दरवाजा जो है वो इस वक्त लॉक है, तो यहां पर जब आप आएंगे अगर s की वैल्यू जो है वो 0 है तो वेट साहब बेचारा जो है ये यहाँ पर घूमता रहेगा, वो कुछ भी नहीं करेगा, इंतजार करता रहेगा। वो कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि दरवाजा तो ऑलरेडी लॉक है। ठीक है,
लेकिन अगर सपोज करें इसकी वैल्यू 0 नहीं है बल्कि वो 1 है, यहाँ पर मैं 1 का मतलब ये लेता हूं कि वो इस वक्त जो है वो अनलॉक है, दरवाजा इस वक्त खुला हुआ है, लॉक इस टाइम नहीं लगा हुआ। तो जब आप वेट फंक्शन में जाएंगे तो वेट फंक्शन क्या कर देगा, वो पहले देखेगा क्या दरवाजा खुला हुआ है या बंद है। तो क्योंकि दरवाजे की वैल्यू एस जो है वो उसकी वैल्यू 1 है, यानी कि वो 0 से ग्रेटर है, तो आप इस वाइल से निकल आएंगे और आप इस लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे। और अब आपकी एस की वैल्यू जो है वो 1 से दोबारा क्या हो जाएगी, दोबारा वो वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि लॉक पोजीशन में चली जाएगी। जैसे वो लॉक पोजीशन में चली जाएगी इसका मतलब क्या है कि वेट ने इस प्रोसेस को, इस एस को लॉक कर दिया, बंद कर दिया, बंद कर दिया, लॉक कर दिया, इसको लॉक कर दिया। ठीक है, तो और जब लॉक होगा दोबारा, अगर इसके ऊपर ये वेट फंक्शन की वजह से क्या होगा, आप यहां पर इस जगह से आगे नहीं निकल सकेंगे। आप जो है इस वेट की वजह से आप क्या होगा, आपकी जो वैल्यू है, चूंकि वो आप हमेशा क्या करेंगे इसको, अगली बार अगर वेट कॉल होगा तो आप इसमें से बाहर नहीं निकल सकेंगे। ठीक है, मैं जरा इसको रिमूव कर लूं उसके बाद फिर। तो हमने यहाँ पर दो प्रोसेसेस देखे या ऑपरेशंस देखे, एक का नाम था वेट और दूसरा था हमारा सिग्नल। और सिग्नल बेचारा तो बहुत आसान है, वो तो सिंपल क्या करता है, एस की जो वैल्यू है उसको प्लस प्लस कर देता है, उसको क्या कर देता है, प्लस प्लस कर देता है। अब हम देखते हैं कि सेमाफोर जो है वो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी और हमें कैसे जो है ये काम करना है। तो हमने ये देखिए हमारे पास ये, अब दोबारा हम आते हैं, ये हमारे पास म्यूटेक्स। अब हम इस प्रोसेस को दोबारा देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो म्यूटेक्स था वो था क्या, 1 था। 1 का मतलब अब हम लेते हैं कि ये दरवाजा खुला हुआ है, लॉक जो है वो ओपन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, म्यूटेक्स को कहेंगे कि आप वेट करो, म्यूटेक्स को आप करेंगे कि आप वेट कर दो। तो जब आप वेट को लगाएंगे तो क्या होगा, मैं आगे कोड को करता हूँ। वो एस की वैल्यू को देखेगा, तो एस की वैल्यू तो इस टाइम 1 है, तो वो क्या करेगा, वो इस लूप से बाहर निकल आएगा और एस की वैल्यू को क्या कर देगा, 0 कर देगा। अब होगी एस की वैल्यू 0 और आप इस कोड से वापस कहां आ जाएंगे, इस जगह पर आ जाएंगे। आप यहां पर आराम से अपना क्रिटिकल सेक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब जब ये क्रिटिकल सेक्शन कोई शख्स परफॉर्म कर रहा है, लेट सपोज परफॉर्म कर रहा है, और अब मेरा आपसे सवाल है, सपोज करें एक और प्रोग्राम आता है, एक और प्रोग्राम आता है जिसका नाम जो है P2 है, और वो कहता है कि मैं अब क्रिटिकल सेक्शन के अंदर दाखिल होना चाहता हूँ। तो वो क्रिटिकल सेक्शन में ऐसे दाखिल नहीं हो सकता, उसको सबसे पहले वेट को कॉल करना पड़ेगा। उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वेट को कॉल करना पड़ेगा। वेट का मतलब है वो कहेगा कि भाई मैं इसको लॉक करना चाहता हूँ, मैं इसको लॉक करना चाहता हूँ। तो मेरा आपसे सवाल है कि क्या इस वक्त अगर कोई और शख्स जो है वो लॉक करने की कोशिश करे तो वो लॉक कर सकता है, उसको लॉक नहीं कर सकता, इसलिए कि ऑलरेडी कोई बंदा इसको लॉक करके बैठा हुआ है, इस कमरे के अंदर ऑलरेडी कोई शख्स लॉक करके बैठा हुआ है। तो जब इस दूसरे प्रोग्राम के लिए जब ये वेट सेक्शन कॉल होगा तो क्या होगा, आप इस एस में आएंगे, इस एस की वैल्यू चूंकि इस वक्त 1 है, सॉरी 0 है, तो ये इसके यहाँ पर लूप के अंदर फंस जाएगा। आप हैंग हो जाएंगे, आप हैंग हो जाएंगे, आप हैंग हो जाएंगे। ठीक है, कब तक हैंग हो जाएंगे, जब तक आपका दरवाजा खुलता नहीं है, जब तक ये मिस्टर फिलाना ये जो यहाँ पर बैठा हुआ है ये सिग्नल नहीं करता। ये सिग्नल करेगा तो अब एस की वैल्यू दोबारा 0 हो जाएगी। देखें एस की वैल्यू एस प्लस प्लस जो है वो 1 हो जाएगी, 0 कट जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे ये 1 हो जाएगा आपने अपने कमरे का दरवाजा खोल दिया। अब ये इस प्रोसेस नंबर 2 का जो वेट है वो बार बार चेक कर रहा है कि क्या दरवाजा खुला, दरवाजा खुला, दरवाजा खुला। जैसे ही उसको मिलेगा यहाँ पर एस की वैल्यू 0 मिलेगी, तो वो क्या करेगा, एस की वैल्यू सॉरी 1 मिलेगी, तो वो जो है वो अपने वेट से निकल आएगा, एस की वैल्यू को करेगा दोबारा से 0 और वो उस कमरे के अंदर दाखिल होके अपने क्रिटिकल सेक्शन को परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। जी आपको मेरी बात समझ आई कि कैसे सेमाफोर ने दो प्रोग्राम्स के दरमियान जो है वो कोऑर्डिनेशन को मेंटेन किया है। जी शहजाद, नुमान, आयशा, नसीर। जी
जी, ये बात आपको क्लियर हुई? आई होप कि आपको ये पूरी तरह क्लियर हो गई होगी कि कैसे ये एक दूसरे के साथ। हाँ जी, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है जी सर। जी। कुछ कह रहे थे आप नुमान, या शायद आयशा कुछ कह रहे थे? आयशा, अच्छा। सो हम लोग ने ये एग्जांपल, अब यहाँ पर कुछ शरायत है। सबसे पहली शर्त ये है कि जितनी भी मॉडिफिकेशंस हो रही हैं इंटीजर वैल्यू की वेट और सिग्नल ऑपरेशन में, तो वो इनडिविजिबल हो, यानी कि जब वेट का प्रोसेस जो है वो पूरा का पूरा जब तक एग्जीक्यूट ना हो, तो हम ये नहीं कर सकते कि वेट को दरमियान में हम छोड़ दें। इस पूरे वेट को एक साथ कंप्लीट होना पड़ेगा, इस पूरे सिग्नल को पूरा का पूरा कंप्लीट होना पड़ेगा। इन दोनों को हम दरमियान में नहीं छोड़ सकते, इनको हम किसी भी तरह, कोई भी ऐसी जरूरत नहीं हो सकती कि हम इनको जो है वो पॉज पर छोड़ दें या रोक दें, ये हमें अलाउड नहीं है। इसी तरह अगर एक प्रोसेस जो है वो मॉडिफाई कर रहा है, नो कैन दूसरा प्रोसेस साइमल्टेनियसली मॉडिफाई नहीं कर सकता सेम वैल्यू को। इसका मतलब है कि कोई और अगर सपोज करें एक प्रोसेस मॉडिफाई कर रहे हैं, तो हमारे पास कर सकता है, ऐसे टेक्निकली हम कर सकते हैं। जिस तरह हमने एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले की, हमारे पास जो वेट है ये दूसरा प्रोसेस आया है, तो हम उस तरह कर सकते हैं। लेकिन हाँ ये है कि आप इनडिविजिबली उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। यानी कि अगर पहला प्रोसेस जो है वो दरमियान में काम कर रहा है उसको मॉडिफाई करने में, और आप उस वक्त दूसरे को ले आए, तो दैट इज नॉट अलाउड इन दैट ऑपरेशन। तो ये हमारे पास था जिसको हम कहते हैं बाइनरी सेमाफोर्स, या जिसको हम लोग म्यूटेक्स के नाम से भी जानते हैं। तो हमारे पास एक और टाइप है सेमाफोर की, जिसको हम कहते हैं काउंटिंग सेमाफोर। अब काउंटिंग सेमाफोर का मतलब होता है कि अगर हमारे पास एक सेमाफोर, एक ऐसा रिसोर्स है जिसमें एक ही टाइप के मल्टीपल रिसोर्सेज मौजूद हैं। काउंटिंग सेमाफोर का मतलब है कि आपने कंट्रोल देना है एक्सेस को, एक रिसोर्स है लेकिन उसके मल्टीपल इंस्टेंसेस है, इवन फिनिट नंबर ऑफ इंस्टेंसेस। कोई यानी कि आपके पास एक रूम नहीं है, आपके पास 10 रूम है। आपके पास 10 रूम्स हैं, लेकिन सारे के सारे 10 के 10 रूम जो हैं उन सब के ऊपर जो लॉक्स हैं वो सेम है। तो हम इस सेमाफोर को इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, लेट सपोज हमारे पास 10 कमरे हैं, तो हम 10 कमरों में 10 कमरे हैं, तो हम उसके लिए जो सेमाफोर की वैल्यू है वो हम क्या कर देंगे, 10 कर देंगे। तो हमारे पास जो प्रोसेस है, जो अगर सपोज करें कोई कोई उस रिसोर्स को, उस क्रिटिकल सेक्शन को परफॉर्म करना चाहता है, तो वो वेट ऑपरेशन को कॉल करेगा, और आपका जो सेमाफोर है वो डिक्रीमेंट हो जाएगा, उस काउंट को डिक्रीमेंट कर देगा कि यार इस वक्त ये रिसोर्स जो है वो बिजी है, इस वक्त ये रिसोर्स जो है वो अवेलेबल नहीं है। मिसाल के तौर पे इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करें आपके पास 3 कार्स हैं, हमारे पास ये है 3 कार्स है, कार नंबर 1, कार नंबर 2 एंड कार नंबर 3। तो अगर मैं यहाँ पर, मेरे पास एस की वैल्यू जो है वो क्या होगी, मेरे पास 3 होगी टोटल, ठीक है। तो अगर सपोज करें कोई शख्स जो है वो इस गाड़ी को इस्तेमाल करना चाहता है, तो वो इसको जब इस्तेमाल कर रहा होगा, तो वो 3 की वैल्यू क्या कर देगा, वो उसको 2 कर देगा। इस बात का क्या मतलब होगा, इसका मतलब है कि मेरे भाई यहाँ पर एक गाड़ी जो है वो इस वक्त अवेलेबल नहीं है। और अगर सपोज करें ये कोई और आता है और इसको दूसरी गाड़ी को भी ऑक्युपाई कर लेता है, तो अब इसकी वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी कि राइट नाउ इस वक्त 1 अवेलेबल। और अगर कोई शख्स आखिरी गाड़ी को भी ऑक्युपाई कर लेता है, तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और एस इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि इस वक्त कोई भी गाड़ी अवेलेबल नहीं है, कोई भी गाड़ी जो है वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, जो आपके सामने एक एग्जांपल है, जो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने म्यूटेक्स में एग्जांपल की थी, जिस तरह हमने म्यूटेक्स में एग्जांपल ली थी, एग्जैक्टली हम वो एग्जांपल यहाँ पर भी ट्राई करेंगे। और हम देखेंगे कि हमारे पास 2 प्रोसेस हैं। हमारे पास एक प्रोसेस है जिसका नाम है P1, और दूसरा प्रोसेस है P2। तो अगर सपोज करें हमारे पास P1 जो है वो स्टेटमेंट S1 को एग्जीक्यूट कर, ये हमारे पास P1 है, और ये हमारे पास, एक मिनट, हाँ, हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं कि हमारे पास P1 जो है उसके अंदर S1 है और P2 के अंदर जो है S4। तो वो हम चाहते हैं
कि पहले जो है वो S1 कंप्लीट हो, S1 कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जो है वो S2 कंप्लीट हो जाए। मैं रिपीट करता हूं, आप चाहते ये हैं कि पहले S1 कंप्लीट हो जाए और उसके बाद दोबारा S2 कंप्लीट हो जाए। तो हम इस बात को, इस इम्प्लीमेंटेशन को कैसे परफॉर्म करेंगे, ये हम देखते हैं इस एग्जांपल के थ्रू। तो हम क्या करेंगे, हम इस स्कीम के लिए हम एक कॉमन वेरिएबल जिसका नाम हम रखते हैं सिंच, उसकी वैल्यू को हम करते हैं 0 और हम ये दो स्टेटमेंट्स डालते हैं P1 के अंदर। ये हमारे पास है P1, P1 है। तो हम क्या करते हैं, हम P1 को कहते हैं कि आप अपनी S1 को एग्जीक्यूट करो और जब आप फारिग हो जाओ, आपको अपने S1 से फारिग हो जाओ, तो आप क्या करो, सिग्नल कर दो यार अब मैं फारिग हो गया हूं, मैं अपने काम से फारिग हो गया हूं, प्लीज P2 आप अपना काम स्टार्ट करो। ठीक है, तो ये अब यहां पर ये हमारे पास है P2। तो P2 में आप क्या लाइनें देख रहे हैं, आपने कहा कि वेट सिंच का वेट करो और फिर S2 एग्जीक्यूट करो। मैं इस बात को दोबारा रिपीट कर देता हूं क्योंकि ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है। इस एग्जांपल में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमारे पास दो प्रोग्राम हैं जिनका नाम है P1 और है दूसरे का नाम है P2। ठीक है, P1 के अंदर एक स्टेटमेंट है जिसका नाम है S1 और P2 के अंदर एक स्टेटमेंट है जिसका नाम है S2। हम चाहते हैं कि पहले S1 हमारे जो है, यानी कि जो P1 का जो S1 स्टेटमेंट है पहले वो एग्जीक्यूट हो और उसके बाद जब तक S1 खत्म नहीं होती, जब तक S1 स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं होती, उस वक्त तक जो है वो S2 जो है उसको मौका न मिल सके, S2 एग्जीक्यूट ना हो सके। ठीक है, तो हम इस काम को करने के लिए हम कैसे सेमाफोर की मदद से इसको कर सकते हैं। तो उसमें हमने दो लाइंस ऐड की। हमने एक लाइन ऐड की, सिग्नल की लाइन ऐड की हमने P1 के अंदर और वेट की लाइन हमने ऐड की P2 के अंदर। अब अगर सपोज करते हैं ये P1 और P2 एक ही वक्त में चल रहे हैं, साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, और हम एग्जांपल लेते हैं कि सबसे पहले जो है वो P1 जो है वो सबसे पहले आता है रन होने के लिए और वो S1 को एग्जीक्यूट करता है। ये जी S1 एग्जीक्यूट हो गया, S1 एग्जीक्यूट हो गया, इसका मतलब है असूलन मेरे इस उसूल के तहत नाउ आई कैन सेफली एग्जीक्यूट द लाइन नंबर S2 ऑफ द प्रोसेस P2। मुझे इजाजत है, तो ये इजाजत मैं इस सिग्नल के थ्रू करूंगा। सिग्नल का मतलब क्या होगा कि आपको इजाजत है कि आप S2 को चला दो, आपको इजाजत है कि आप S2 को चला लो। और उस P1 की इस काम के होने के बाद अगर P2 आता है तो वो सबसे पहले क्या करेगा, वो वेट का सिग्नल करेगा, यार मैं वेट करूं कि मेरे पास जो है वो राइट नाउ क्या सिंच की जो वैल्यू है क्या वो मेरे मुझे अवेलेबल है या नहीं। तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि सिंच की वैल्यू जो है वो अगर वो 0 है और सिग्नल ने उसको 1 कर दिया है तो वेट जो है वो कहेगा, वो जब जाके चेक करने जाएगा कि क्या सिंच की वैल्यू क्या है, तो वो जाएगा उसको सिंच जो है वो अनलॉक मिलेगा, वो उसको ओपन मिलेगा और वो कहेगा हाँ यार मुझे तो इजाजत है कि मैं S2 को एग्जीक्यूट करूं, और वो सेफली S2 को एग्जीक्यूट कर देगा। ये सिनेरियो मैंने डिस्कस किया, अगर पहले P1 आए और फिर P2 आए। अब हम सिनेरियो डिस्कस करते हैं कि अगर पहले P2 आ जाए और उसके बाद P1 आ जाए, पहले P2 आ जाए और फिर उसके बाद P1 आ जाए, तो उस सूरत में मुझे क्या करना पड़ेगा, व्हाट वुड वी डू इन दैट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास पहले P2 आ जाए फिर P1 आ जाए, तो अगर P2 हमारे पास आता है यहां पर, तो P2 आते ही सबसे पहले वो वेट करेगा, सिंच को ट्राई करेगा और पूछेगा सिंच भाई क्या आपकी क्या हालात है। तो सिंच कहेगा यार मैं तो इस वक्त जो है वो अनलॉक, मैं इस वक्त लॉक पोजीशन में मौजूद हूँ। मैं लॉक पोजीशन में इसलिए मौजूद हूँ क्योंकि S1 अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इसलिए मैं अभी तक जो है वो 0 हूँ, मैं तो लॉक्ड हूँ। सॉरी, लॉक होने की सूरत में आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा और आप यहाँ पर वेटिंग स्टेज में चले जाएंगे। ठीक है, अब वेटिंग स्टेज में आप किस चीज का वेट कर रहे हैं, आप इंतजार कर रहे हैं। अब जैसे ही P2 जो है वो वेटिंग में चला जाएगा, ये बेचारे को वेट करना पड़ गया, तो अब P1 जो है वो अगर बाद में जिस टाइम भी आता है, 5 मिनट बाद आता है, 10 मिनट बाद आता है, P1 आएगा, जैसे ही वो अपना S1 को एग्जीक्यूट करेगा,
वो जो है इसके पीछे ताले को खोल देगा, वो सिग्नल करेगा सिंच को कि सिंच भाई अब आपको मैंने इस ताले को आपके लिए मैंने खोल दिया है। जैसे ही आप ये ताला खोलेंगे P2 जो है वो अपनी बेहोशी या वेटिंग स्टेट में से बाहर निकलेगा और वो अपने S2 को एग्जीक्यूट करेगा। आई होप कि ये थोड़ी सी जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात थी वो आपको जो है वो समझ आ गई होगी, ठीक है ना जी। कोई क्वेश्चन है तो उसमें आप पूछ सकते हैं। मैंने आपको दोनों सिनेरियोस डिस्कस किए हैं कि अगर पहले P1 आए फिर P2 आए तो क्या होगा, और अगर पहले P2 आ जाए और फिर P1 आए तो फिर क्या होगा। दोनों सिनेरियो जो है वो मैंने डिस्कस किए और हमने देखा है कि यार ये उस वक्त क्या होगा, उस सूरत में जो है वो क्या अमल दखल होगा अगर आपके पास जो है वो सिंच का वेरिएबल हो। याद रहे कि सिंच का वेरिएबल जो है वो तो काउंटिंग सेमाफोर है, उसमें अगर आपके पास मल्टीपल रिसोर्सेज हैं, एक से ज्यादा 3 या 4 या 5 रिसोर्सेज हैं, उन सब में जो है वो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, मल्टीपल इंस्टेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं जी। किसी का इसमें कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात है, यकीनन आपके कोई ना कोई सवाल होने चाहिए जी। कोई क्वेश्चन है इसमें तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, नॉट दैट इजी। चले तो मैं एक दफा फिर आपके सामने रिवाइज करता हूँ। सेमाफोर में हमने दो टाइप्स देखी। सबसे पहले हमने पहली टाइप जो है उसका नाम था बाइनरी सेमाफोर। बाइनरी सेमाफोर में हमारे पास दो टाइप्स होती है, लॉक हमारे पास सिर्फ या 0 होता है या हमारे पास 1 होता है। जिस तरह आपके कमरे का जो लॉक है उसी तरह इसको हम म्यूटेक्स के नाम से भी जानते हैं। कोई भी प्रोसेस जो है, कोई भी प्रोसेस है, वो अगर अपने क्रिटिकल सेक्शन को परफॉर्म करना चाहता है, कमरे के अंदर कोई काम करना चाहता है, गाड़ी को इस्तेमाल करना चाहता है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, वो उसको ताला लगा देगा। उस ताले का मकसद ये होगा कि यार कोई और शख्स इस गाड़ी को इस्तेमाल न कर सके, इस कमरे को कॉल न कर सके। उसके दौरान फिर वो क्रिटिकल सेक्शन को परफॉर्म करेगा और फाइनली वो गाड़ी की चाबी जो है वो बाहर रख देगा। अब कोई भी शख्स आए और इस गाड़ी को इस्तेमाल करे। जब वो अपनी गाड़ी को इस्तेमाल कर रहा होगा, यानी कि वो गाड़ी के अंदर मौजूद है, उसको उस वक्त चला रहा है, या वो कमरे के अंदर मौजूद है, कमरे के अंदर काम कर रहा है, या वो कहीं पर भी मौजूद है और वो उसकी प्राइवेट स्पेस है, कोई और प्रोग्राम अगर गाड़ी की तरफ कोशिश करता है गाड़ी को चलाने की, तो वो गाड़ी को नहीं चला सकता, क्योंकि गाड़ी की चाबी किसके पास है। गाड़ी की जो चाबी है वो उस शख्स के पास है जो कि गाड़ी इस वक्त चला रहा है। तो हम क्या करेंगे, वो बेचारा बाहर बरामदे में खड़ा हुआ वेट करता रह जाएगा, वेट 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 वेट, और उसका वेट कब खत्म होगा, जब मैं सिग्नल करूंगा ये लो चाबी, मुझसे ये गाड़ी फारिग हो गई, सबूत के तौर पे ये लो चाबी आपको मैं देता हूँ। जैसे ही आपको चाबी मिलेगी आप इस बेड से निकलेंगे और अब आप उस गाड़ी के अंदर घुस के, उस कमरे के अंदर घुस के अपना काम परफॉर्म करेंगे, और फिर जब आप फारिग होंगे तब किसी और को आप चाबी देंगे, ठीक है। ये हमने देखा था बाइनरी सेमाफोर। इसी तरह हमने डिस्कस किया था काउंटिंग सेमाफोर, और हमने कहा था कि काउंटिंग सेमाफोर ये होता है कि अगर आपके पास सिर्फ एक गाड़ी ना हो बल्कि 10 गाड़ियां हो या 20 गाड़ियां हो, मल्टीपल गाड़ियां हो, तो हम उस काम को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हमने देखा कि हम काउंटिंग सेमाफोर को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फिर हमने डिस्कस किया कि हम काउंटिंग सेमाफोर को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हमने देखा कि काउंटिंग सेमाफोर में हमारे पास उसी तरह हमने काम करना है। ये हमारे पास काउंटिंग सेमाफोर था। हमने कहा था कि हमारे पास अगर दो हैं तो एक में हम सिग्नल डाल देंगे और एक में हम वेट की स्टेटमेंट डाल देंगे। याद रहे कि इसका कोड एग्जैक्टली वैसे नहीं है जैसे कि हमने बाइनरी सेमाफोर देखा था। इसके कोड में थोड़ा सा फर्क है, देखिए थोड़ा सा कोड फर्क है। हमने यहाँ पर सिग्नल एक में डाला है और वेट जो है वो दूसरे में डाला है, लेकिन काम एग्जैक्टली वैसे ही परफॉर्म कर रहा है। इसको आपने हमने एग्जांपल देखी कि पहले अगर P1 आए और फिर P2 आए, या पहले P2 आए और फिर P1 आए, तो ये काम कैसे परफॉर्म होगा। वीडियो जो आपकी जब अपलोड होगी तो उसको एक दो दफा जरूर देखिएगा, स्पेशली इस सेक्शन को, ताकि ये बात आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। सेमाफोर के जो क्वेश्चंस हैं वो आमतौर पे इंटरव्यूज के अंदर बहुत ज्यादा आते हैं, और आप जब भी जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, कहीं पर भी पढ़ेंगे या किसी पेपर में आपका एग्जाम लिया जाएगा, तो ये जरूर जो है ये चीज आपको पढ़ाई पूछी जाएगी उस पर, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि हमने दो तीन बातें की। तो सेमाफोर की इम्प्लीमेंटेशन में हमने कहा कि हमारे पास जो वेट और सिग्नल है वो जो सेम हमारे पास जो सेमाफोर है उसमें हम लोग उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, ठीक है ना। एक साथ जो है ना वो एक ही वक्त में वेट नहीं एग्जीक्यूट हो सकता, पहले एक को वेट एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, उसके बाद दूसरा वेट करेगा।
वेट एग्जीक्यूट करेगा। इसी तरह सिग्नल जो है वो भी एक इनडिविजिबल ऑपरेशन है। वेट और सिग्नल ऑपरेशन जो है वो इनडिविजिबल ऑपरेशन है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी। वेट ऑपरेशन और सिग्नल ऑपरेशन एक ही वक्त में दोनों इनिशिएट नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर एक जो है वो बेचारा वेट के अंदर फंसा हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरा जो है वो वेट के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। ठीक है, दोनों का अपना अलग अलग वेट जो है वो चल सकता है, लेकिन दोनों एग्जीक्यूट एक वक्त में नहीं हो सकते। बिल्कुल एक वक्त में नहीं हो सकते। बिल्कुल एक वक्त का मतलब है एग्जैक्टली एक ही वक्त पे, एक ही मिली सेकेंड पे नहीं हो सकते। तो एक मिनट, ये शायद एक मिनट मैं दोबारा ओपन करता हूँ ताकि हम इसको जरा, अच्छा ठीक है। नंबर वन, इसी तरह अगर आप जो वेट और सिग्नल का जो कोड है अगर उसको भी आप क्रिटिकल सेक्शन में डाल देंगे तो ये सारा आपका काम जो है वो खराब हो जाएगा और ये काम आप यहाँ पर नहीं कर सकते। ठीक है ना, आपका जो वेट और सिग्नल का जो कोड है उसको आप क्रिटिकल सेक्शन के अंदर नहीं डाल सकते, उसको हमेशा जो है वो अलग जो है आपको रखना होगा। अच्छा जी, ठीक है जी, हमारे ये दो सेक्शंस थे जो कि मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करना चाहता था। और लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग ताकि हम